हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये आपकी क्लास सभी समाजशास्त्र संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, आप इन्हें देख सकते हैं। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का GS का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। एंड बहुत जल्दी सोशियोलॉजी का राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, कब लागू किया गया था? विकल्प में है 1981, 1989, 1991, 1992। यहाँ पर राइट क्या होगा? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? यहाँ पर कब अधिनियमित किया गया था ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर 1989 है। ठीक है, 1989 है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति व जनजातियों के विरुद्ध होने वाले जो अत्याचार हैं उन्हें रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। और यह जो अधिनियम है, ठीक है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो कि 1989 में आया था, यह अधिनियम कब प्रभाव में आया? ठीक है, तो यह आया था 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी 1990 से। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया? विकल्प में है योगेश अटल द्वारा लिखित द चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट, KL शर्मा के द्वारा लिखित द चेंजिंग रूरल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, AC मेयर के द्वारा लिखित पुस्तक कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, GS कुरिये के द्वारा लिखित एनाटॉमी ऑफ अ रू अर्बन कम्युनिटी। यहाँ पर सही क्या होगा? किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया है, यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन डी है GS घुरिये। ठीक है, यहाँ वाला विकल्प है GS घुरिये द्वारा लिखित एनाटॉमी ऑफ आ रू अर्बन कम्युनिटी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए GS घुरिये की पुस्तकों की, जो कि इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम्स में पूछी गई हैं पुस्तकें, तो यहाँ पर बात की जाए सबसे पहले बुक आती है इनकी कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सोसाइटी है, ये आती है 1945 में। ठीक है, 1945 में आती है। इसके अलावा कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, 1961 में आती है ये पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इस पुस्तक में GS घुरिये ने जाति व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत दिया था, उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा सिटीज एंड सिविलाइजेशन है, नाइनटीन 1962 में आती है ये बुक। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स है एक पुस्तक इनकी, 1963 में आती है। द इंडियन साधुस, द इंडियन साधुस है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी गई है द इंडियन साधुस।
कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये बुक ज़्यादातर एग्जाम्स पे पूछी गई है, लेकिन बाकी की भी इम्पोर्टेंट है। अब कुछ आपको एग्जाम्स में ज़्यादातर जो रिपीट मतलब कि जो बार बार पुस्तकें पूछी गई हैं, इसके अलावा जो अलग नई आप बुक्स देख रहे होंगे एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से यह परिभाषा किसने दी है कि अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है। लैंडिस एंड लैंडिस, सदरलैंड, इलियट एंड मैरल, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या होगा? अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है, यह किसने कहा है? बताइए। इसके द्वारा ये बात कही गई है। देखिए, अपराध क्या है? सामाजिक विघटन का एक स्वरूप अपराध है, ठीक है। सामाजिक विघटन के स्वरूप में से एक अपराध भी है, ठीक है। और अपराध क्या है? एक सामाजिक प्लस कानूनी अवधारणा है। इसकी समाजशास्त्रीय परिभाषा या हम करें कि समाजशास्त्रीय तौर पर से व्याख्या इसकी की गई है और कानूनी तौर पर भी इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। और यहाँ पर यह कहना किसका है? गिलेन एंड गिलेन का कहना है कि अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है। लैंडिस की बात करें तो लैंडिस का कहना था कि जो अपराध है उसे राज्य ने सामूहिक कल्याण की दृष्टि से हानिकारक घोषित किया है और राज्य के पास उसे दंड करने की शक्ति भी निहित है। इलियट एंड मैरल की बात करें, ठीक है, इलियट एंड मैरल है, इन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टि से अपराध को परिभाषित किया है। इन्होंने अपराध के बारे में क्या कहा है कि अपराध क्या है, ठीक है, अपराध क्या है? समाज विरोधी व्यवहार है। अपराध समाज विरोधी व्यवहार है। अपराध क्या है? समाज विरोधी व्यवहार है। समाज या समूह द्वारा अस्वीकार किया गया है इसे, ठीक है। समाज या समूह द्वारा अस्वीकार किया गया है। समाज विरोधी व्यवहार है जिसे समाज या समूह के द्वारा अस्वीकार किया गया है और समाज या समूह के द्वारा ही दंड निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति या व्यक्ति जो ऐसा है जो अपराध करता है उसको दंड देने की जो शक्ति है वो भी अब समाज या समूह के हाथ में ही है, ठीक है। तो अपराध समाज विरोधी व्यवहार है जिसे समाज या समूह द्वारा अस्वीकार किया गया है, जिसके लिए दंड समाज या समूह द्वारा दंड निर्धारित किया गया है या निर्धारित किया जाता है। इस तरीके से इन्होंने इलियट एंड मैरल ने अपराध को परिभाषित किया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या है? 830, 910, 940, 950 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वैसे तो जनगणना की दृष्टि से सही विकल्प यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अगर इस तरीके से कुछ दिया जाता है तो 900 यहाँ पर विकल्प के हिसाब से 940 यहाँ पर सही होगा और वास्तव में जो जनगणना है उसमें 943 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है यह किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? कोहेन, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, वॉल्टर रेकलस। सभी को पता है अपराधी जन्मजात होते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? लोम्ब्रोसो के द्वारा कहा गया है। लोम्ब्रोसो कौन है? अपराध शास्त्र के जनक हैं। अपराध शास्त्र के जनक हैं लोम्ब्रोसो, इसे याद रखेंगे आप। और इन्होंने इनकी एक पुस्तक है द क्रिमिनल मैन, ठीक है। और इन्होंने अपराध के 4 प्रकार बताए थे। ये प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले की अगर हम बात करें, जन्मजात अपराध है, ये सॉरी अपराधी के प्रकार इन्होंने बताए हैं। जन्मजात अपराधी, ठीक है, जन्मजात अपराधी। दूसरा है पागल अपराधी। तीसरा हो जाएगा आवेग युक्त।
आवेग युक्त अपराधी, और चौथा हो जाएगा आकस्मिक अपराधी। और आकस्मिक अपराधी की बात करें तो इसके भी इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है, इसके भी इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। अगर हम पहले की बात करें तो इन्होंने अर्ध या नकली अपराधी की बात की है, अर्ध या नकली अपराधी। दूसरा हो जाएगा आदतन अपराधी, और तीसरा हो जाएगा अपराधी सम। ठीक है, तो ये 4 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? अपराधी के, लोम्ब्रोसो के द्वारा बताए गए हैं, अपराध शास्त्र के जनक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सदरलैंड के अनुसार प्रतिष्ठित सम्मानित पद के व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध कहलाता है सफेद पोश अपराध, नीला पोश अपराध, चोरी, सेंधमारी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठित सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध क्या कहलाएगा? सफेद पोश अपराध। सफेद पोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम की बात हो रही है। और सदरलैंड की अगर हम बात करें, यह अवधारणा सदरलैंड के द्वारा दी गई है। सदरलैंड कौन है? आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक है। आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक, ठीक है, आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक हैं सदरलैंड। इनकी जो बुक्स की अगर हम बात करें, पुस्तकों की बात करें, एक तो है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, दूसरी है व्हाइट कॉलर क्राइम। ये 1949 में आती है और ये 1924 में आती है। ये 2 बुक इंपॉर्टेंट है। अगर हम सदरलैंड की बात करें तो इन्होंने अपराधी के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, अपराधी के प्रकार सदरलैंड ने कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। ये 2 कौन से हैं? पहले की अगर हम बात करें तो इन्होंने निम्न वर्गीय अपराधी की बात की है। निम्न वर्गीय अपराधी, और दूसरा हो जाएगा सफेद पोश अपराधी। सफेद पोश या श्वेत वसन अपराधी। ठीक है, ये अपराधी हैं। ठीक है, ये 2 तरह के अपराधी हैं। और अगर हम अपराध की बात करें, अपराध के भी 2 प्रकार सदरलैंड के द्वारा बताए गए हैं। ये 2 कौन से हैं? पहले की बात करें हम तो यहाँ पर साधारण अपराध आएगा, साधारण अपराध, और दूसरा आ जाएगा गंभीर अपराध। साधारण और गंभीर अपराध, ये 2 प्रकार किसने बताए हैं? अपराध के, सदरलैंड ने बताए हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखें। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है? कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विचलन को समाज के लिए आवश्यक किसने माना? विचलन समाज की रुग्ण अवस्था है। ठीक है, अगर हम मार्क्स की बात करें, विचलन क्या है? समाज की रुग्ण अवस्था है ये। कार्ल मार्क्स की बात करें तो इन्होंने अलगाव की बात की। ठीक है, विचलन से संबंधित ये जो अवधारणा है इनकी, ये कार्ल मार्क्स ने, अगर हम बात करें सोसाइटी की, विचलन क्या है? समाज एक रुग्ण अवस्था है। कार्ल मार्क्स अलगाव की बात करते हैं। दुर्खिम की बात करें तो इन्होंने आदर्श विहीनता की बात की है। मर्टन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर मर्टन का भी नाम आता है, इन्होंने विचलन की अवधारणा इससे संबंधित दी है। ठीक है, इनके द्वारा दी गई है। यहाँ पर विचलन को भी समाज के लिए आवश्यक किसने माना है? तो यहाँ पर सही होगा दुर्खिम। यहाँ पर क्या होगा? दुर्खिम सही होगा। इन्होंने अपराध के अलावा विचलन को भी समाज का हिस्सा माना था और इन्होंने कहा था ऐसा कोई समाज नहीं है जो अपराध और विचलन से मुक्त हो। ठीक है, मात्रा में अंतर हो सकता है, किसी समाज में कम विचलन या किसी समाज में कम अपराध देखने को मिलेंगे, किसी समाज में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, सामाजिक जो विचलन होता है, इन्होंने कहा था कि दुर्खिम ने, ये समाज की सीमाओं को स्पष्ट करता है। ठीक है, एकजुटता को बढ़ावा देता है।
जब विचलन की स्थिति आती है और समाज में परिवर्तन के लिए आधार को भी विचलन तैयार करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी अवलोकन की अवस्था नहीं है? साहित्य की समीक्षा, विषय चयन, अनुसंधान स्थल का चयन, भूमिका निर्धारण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी अवस्था यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर साहित्य की समीक्षा होगा। ठीक है, साहित्य की समीक्षा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन शास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, शास्त्रीय पद्धति कहलाया जाता है, शास्त्रीय पद्धति से कहा जाता है अवलोकन को। ठीक है, और सहभागी अवलोकन से संबंधित, सहभाग्य अवलोकन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले, ठीक है, सहभाग्य अवलोकन का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा लिंडमैन ने किया था। इनकी एक पुस्तक है, किस पुस्तक में किया था? सोशल डिस्कवरी। ठीक है, सोशल डिस्कवरी है जो कि 1924 में आती है। इस पुस्तक में इन्होंने सहभाग्य अवलोकन पद्धति के बारे में बात की थी। ये प्रश्न एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यह तर्क किसने दिया है कि नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है? रॉबर्ट मर्टन, अलेक्जेंडर पार्सन्स दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर अलेक्जेंडर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नव प्रकारवाद के जनक कौन है? अलेक्जेंडर हैं। ठीक है, कौन है? अलेक्जेंडर हैं नव प्रकारवाद के जनक। अच्छा, प्रकारवाद में जिन तत्वों की अवहेलना की गई थी उन तत्वों का वर्णन नव प्रकारवाद में किया गया है। ठीक है, किसकी अनदेखी की गई थी प्रकारवाद में? जैसे कि विचलन की बात नहीं की गई थी। पार्सन्स हमेशा अपने सिद्धांतों में प्रकार से संबंधित, जो प्रकारवाद से संबंधित इनका सिद्धांत था उसमें इन्होंने स्थिरता की बात की है। उसमें विचलन, किसी भी तरह के विचलन परिवर्तन की बात नहीं की है, संघर्ष की बात नहीं की। उनके अनुसार समाज में संघर्ष, परिवर्तन, विचलन ये सभी देखने को नहीं मिलता है। तो उन सभी तत्वों का जिसकी अवहेलना की गई थी प्रकारवाद की, प्रकारवाद सिद्धांत में, उसमें नव प्रकारवाद में अलेक्जेंडर ने उन तत्वों को महत्व दिया है, उसका वर्णन किया। सामाजिक परिवर्तन, विचलन, संघर्ष, विभेदीकरण, व्यक्ति को भी स्थान दिया है अलेक्जेंडर ने। और अलेक्जेंडर की अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यू फंक्शनलिज्म। ठीक है, न्यू फंक्शनलिज्म है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द मीनिंग्स ऑफ सोशल लाइफ, द मीनिंग्स ऑफ सोशल लाइफ, ये एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी है। ठीक है, फिर 20 लेक्चर्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है असहभागी अवलोकन का प्रयोग भारत में अधिकतर किसने किया? एलपी विद्यार्थी, एमएन श्रीनिवास, आईपी देसाई, डेविड हार्डीमैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। असहभागी अवलोकन का भारत में प्रयोग सबसे ज्यादा किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। और ये अध्ययन एलपी विद्यार्थी यानी कि ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा किया गया है। विशेष तौर पर इन्होंने जो हो जनजाति पर अध्ययन किया है। ठीक है, विशेष तौर पर इनके द्वारा हो जनजाति पर अध्ययन किया गया है, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, नव प्रकारवाद की अवधारणा किसने दी है? अलेक्जेंडर का ये कॉन्सेप्ट अभी बताया गया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप में समाविष्ट नहीं है? सूचना प्राप्त करने के साधन, अध्ययन की जाने वाली समस्या का उद्देश्य, अध्ययन की जाने वाली समस्या का स्वरूप, विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाएं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। शोध प्रारूप में समाविष्ट नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही होगा विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, नव प्रकारवाद का सिद्धांत किसके क्रिया सिद्धांत का संशोधित स्वरूप है? पार्सन्स, मीड, वेबर, पेरेटो। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। नव प्रकारवाद का सिद्धांत किसके क्रिया सिद्धांत का संशोधित स्वरूप है? तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अपराध एक है सामाजिक व्यवहार, अनुमोदित व्यवहार, असामाजिक व्यवहार और सामूहिक व्यवहार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अपराध क्या है?
ये प्रश्न राजस्थान पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। अपराध क्या है, कैसा व्यवहार है? यहाँ पर असामाजिक व्यवहार होगा, ऑप्शन सी होगा। और यूपी पीजीटी के एग्जाम में एक इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, अपराध एक अवधारणा है, वहां पर कॉन्सेप्ट पूछा गया था। तो देखिए अपराध की जब बात होती है तो इसे समाजशास्त्रीय रूप से या हम कहें सामाजिक और कानूनी इसकी व्याख्या की गई थी, परिभाषा भी इसकी दी गई है, जिसके बारे में आपको क्लास में बताया भी गया था जब क्राइम से रिलेटेड क्लास ली गई थी। ठीक है, तो वहां पर पहले जब आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसमें सामाजिक अवधारणा बताया गया था कि जो अपराध है वो एक सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, उसके बाद जो आंसर की चेंज हुई है उसमें संशोधित जो आंसर की जारी की गई थी, उत्तर कुंजी जारी की गई थी, उसमें अपराध को कानूनी अवधारणा बताया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर प्रश्न आता है कि अपराध डैश का अवधारणा है, कैसी मतलब कैसी अवधारणा है, तो विकल्प में उसमें सामाजिक अवधारणा, कानूनी अवधारणा और दो और विकल्प होंगे, तो आपको सामाजिक को टिक नहीं करना है, कानूनी अवधारणा को टिक करना है। ये आयोग के द्वारा कानून को कानूनी अवधारणा सही माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता नव प्रकारवाद की नहीं है? एक आयामी समाजशास्त्र, क्रिया वैकल्पिक है, प्रकारवाद का पुनर्निर्माण, उत्तर प्रत्यक्षवादी। विशेषता नव प्रकारवाद की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक आयामी समाजशास्त्र, ये यहाँ इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नव प्रकारवाद बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाता है। ठीक है, उसमें उसने संस्कृति, संघर्ष, परिवर्तन, विभेदीकरण को भी महत्व दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न है, सफेद पोश की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया? आप सभी जानते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम की बात किसके द्वारा की गई है? सफेद पोश अपराध या श्वेत वसन अपराध की बात सदरलैंड के द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सदरलैंड यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है? फूको, बोडिलार्ड, जेम्सन, दरिदा। यहाँ पर ऑप्शंस है। पिछली वाली जो क्लास हुई थी इससे पहले वाली, उसमें बोडिलार्ड के बारे में भी बताया गया था। इनका ये स्टेटमेंट आता है कि उत्तर आधुनिक समाज एक उपभोग का समाज है न, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो ये उत्तर आधुनिक समाज है, ठीक है, इसकी सामाजिक संरचना और न केवल सामाजिक संरचना बल्कि सामाजिक स्त्रीकरण, ये दोनों ही उपभोग समाज पर आधारित है। ठीक है, उत्तर आधुनिक समाज की सामाजिक संरचना और स्त्रीकरण ये उपभोग पर आधारित है। और इनके द्वारा ये बात भी कही गई थी कि व्यक्ति वस्तुओं का उपभोग नहीं करता है बल्कि वह संकेतों का उपभोग करता है। प्रतीकात्मक विनिमय की बात भी बोडिलार्ड द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा? दरिदा, गिडेंस, मर्टन, हेबरमास। आधुनिकता एक अपूर्ण परियोजना है या आधुनिकता अधूरी परियोजना है, इस तरीके का कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कराया भी गया है क्लास में। हेबरमास, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करने का है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 2045, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, डेविस और ब्लैक ने प्रजनन क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहा? पृष्ठभूमि कारक, निकटतम निर्धारक, सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य की स्थिति। यहाँ पर ऑप्शंस है, राइट होगा यहाँ पर राइट होगा निकटतम निर्धारक। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब देखिए प्रश्न है, भारत में जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा 1867 से 1872 के बीच में होती है और नियमित 10 वर्षीय या दशकीय जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई, ये पूछा जा रहा है। 1881, 1941, 1951, 1931। यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर 1881 होगा। ठीक है, 1881 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? कितनी प्रतिशत रहती है? 68, यहाँ पर होगा 68.84%, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अब देखिए प्रश्न है, किसी जनसंख्या में प्रजननशीलता मापने का सरलतम तरीका क्या है? अशोधित मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर, जनन शक्ति, लिंग अनुपात यहाँ पर है। प्रजननशीलता मापने का सरलतम तरीका क्या है? तो यहाँ पर अशोधित जन्म दर होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था ये? 1 अप्रैल 1972 में, ठीक है, 1972। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कितने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की रूपरेखा बनाई है? 3, 6, 9, 12। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कितने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की रूपरेखा बनाई गई है? यहाँ पर 12 होंगे, ठीक है, 12 लक्ष्य होंगे। बी विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।